हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारे लिए भी बहुत अच्छा दिन है और हम बहुत सामान्य इंसान हैं। लाटकर जी ने आज हमें बहुत मानपान दे दिया, तो हम थोड़े प्रेशर में है कि इतना मानपान हमें दिया कि ये इसके लायक हम है कि नहीं वो हमें पता नहीं है। तो आज हमारे साथ आज श्री राम जी भी है और पूरा जो लाटकर जी का जो परिवार है वो मुझे लगता है कि 5 जनों का परिवार नहीं है, बट ये सब उनका ही परिवार के सदस्य है। तो ये आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे माताजी और मेरे पिताजी जो है उनका पहले का जो 30-35 साल जो है वो मॉरिशस में बीता था, तो उनको फ्रेंच आती है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ, मतलब मेरा जन्म ही यहीं हुआ था। वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए इंडिया में, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। जब मैं छोटा था तब मुझे याद है कि मुझसे जो भी कोई बात छुपानी है और उन दोनों को करनी है वो फ्रेंच में करते थे। तो आज मुझे ये मराठी सुन के वो बात याद आ गई, तो मैं कब का वही सुन रहा था। बट जैसे जैसे श्री राम सर बात कर रहे थे तो हर बात मुझे लाटकर जी बताते थे कि ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे, कि ऐसा बोल रहे। बट जब आईपीओ की बात आई तो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने लाटकर जी को बताया कि आपकी कंपनी का ये आईपीओ करने की बात कर रहे हैं। तो और आज ये जिक्र एक क्लाइंट ने भी किया, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने भी किया कि आईपीओ करेंगे और हमको शेयर देंगे। तो वो मराठी में बोले, बट मेरे को समझ में आ गई। तो मुझे लगा कि इसमें मेरा भी नंबर लगेगा क्या नहीं। और आज अभी तक जितना भी प्रोग्राम चला उससे सबसे ज़्यादा अगर ताली पड़ी हो ना, तो ये 2 बार आईपीओ की बात निकली तभी पड़ी है। तो लाटकर की अभी आप देखो, अभी तीसरी बार भी इसलिए पड़ी है। तो अभी मुझे लगता है कि 3 बार जब ताली पड़ती है ना, वो शुभ संकेत होता है। तो आने वाले समय में अभी लाटकर जी का आईपीओ आए, वो जिम्मेवारी उनकी नहीं है, हमारी है। तो वो हिसाब से हमें उनको साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। तो जब भारत के इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, फाइनेंस, ये सब विषयों की जब बात निकलती है, तब भारत के लिए 1992 का जो साल है वो बहुत ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐतिहासिक इसलिए है कि 1992 से पहले जितना भी निवेश भारत के अंदर होता था वो ज़्यादातर बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट, पोस्टल स्कीम और यूटीआई, ये 4 जगहों पे होता था। और 1992 के अंदर जब भारत सरकार ने सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड का जो नया रेगुलेशन बनाया, उससे पूरी निवेशकों की शक्ल बदल गई। 1992 में जो रेगुलेशन बने, उनका जो फाउंडेशन जो है, वो फाउंडेशन आज भी वो अकबंद है। तो जो भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस समय के अनुसार करनी पड़ती है, बट उसका जो मेन ध्येय है, जिस वजह से ये फाउंडेशन बनाया,
वो आज भी इंटैक्ट है। तो जब हमें लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि आज भारत में क्या हो रहा है, और चाइना जो है वो हमसे 20 साल आगे है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हमें उन्हें ये बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का तो हमारा इतना वो विषय के अंदर अनुभव रहा नहीं है। हमारा तो जो लाइफ का 32 साल का जो अनुभव है वो म्यूचुअल फंड से है। और मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड के जो रेगुलेशन है, जो इन्वेस्टर की फेवर में है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन में है, जो भारत के म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन है वो अमेरिका से 20 साल आगे है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब मैं ये बात 10-15 साल पहले करता था तब मेरी आवाज़ थोड़ी कम होती थी, बट आज मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची है, क्योंकि आज हमारे पास एविडेंस है। जो हम बात करते थे उसका आज हमारे पास प्रूफ है कि म्यूचुअल फंड के अंदर लास्ट 32 साल में नॉट अ सिंगल फ्रॉड रजिस्टर्ड, किसी का एक भी पैसा म्यूचुअल फंड ने डूबा नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया हमारा जर्नी, वी स्टार्टेड इन 1994। 92 में रेगुलेशन आया, हमने 94 में चालू किया। 94 में जब हमने स्टार्ट किया था, वी हैड नो आइडिया, नो क्लू कि ये सब है क्या, होता क्या है। तब तो हमें पता भी नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। वी आर वेरी यंग एट दैट टाइम, अभी भी है बट तब यंग थे। तो 94 to 2000 वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड। मतलब मार्केट की जो साइज़ थी वो करीबन 100-150 करोड़ की मार्केट की साइज़ थी। क्योंकि 92 से पहले का आप रिजाइम देखते हो ना, वो जितनी भी प्रोडक्ट थी ना, वहाँ पे एस्योर्ड रिटर्न, फिक्स रिटर्न था। म्यूचुअल फंड के अंदर वो होता नहीं है कि आपको 8% मिलेगा या 12% मिलेगा या 15% मिलेगा। तो इसकी वजह से 94 to 2000 काफ़ी दिक्कतें आती थी। जब भी हम जाते थे, लोगों को मिलते थे, तो लोग हमें देख के दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। वैसा भी कई बार हुआ है कि इनके साथ क्या बात करें, एक ही बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। बट रेलेवेंट नंबर जो है वो 2000 का है, 2000 कि 2000 के अंदर मार्केट करीब 1 लाख करोड़ की थी, एंड आज वो मार्केट है 80 लाख करोड़ की। तो 80 टाइम्स मार्केट ने ग्रो किया। लास्ट 32 साल में 80 टाइम्स मार्केट ग्रो होने के बाद भी आज किसी का पैसा म्यूचुअल फंड में डूबा नहीं है। एंड दैट इज़ अ प्रूफ कि वी हैव अ वर्ल्ड क्लास रेगुलेशन, वर्ल्ड क्लास, सबसे बढ़िया। गाड़ी भले जर्मनी वाले अच्छी बनाते हो, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड वी आर द बेस्ट, और उसका हमें गर्व है। नाउ सेकेंड पॉइंट कि वी आर द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सरल और सबसे टॉप परफॉर्मिंग जो हमने काम किया है वैसा कहीं पे नहीं हुआ है। नंबर 3, वी हैव अ बेस्ट कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड जो 92 से अमल में है। लास्ट 32 साल से हम लोग बोलते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट, बाहर का फॉरेन का प्रोडक्ट खरीदो तो अच्छा उसका प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट वी आर द बेस्ट। दुनिया में इसका मुकाबला नहीं है। T+2, T+3, T+4, T+7 जो भी फंड की कैटेगरी के हिसाब से जो भी कुछ कमिटमेंट किया है
आपका खाता चेक करो, लास्ट 32 साल का इतिहास है कि कभी ऐसा बना नहीं कि आपके खाते में पैसा ना हो। तो सब कुछ है, वर्ल्ड बेस्ड रेगुलेशन है, टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है, बेस्ट इन क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। बट हमें क्या लगता है कि आज 140+ करोड़ की पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो वी हैव लेस देन 6 करोड़ इन्वेस्टर। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो जहाँ तक म्यूचुअल फंड पहुँचना चाहिए वहाँ तक म्यूचुअल फंड अभी पहुँचा नहीं है। और ये 6 करोड़ जो इन्वेस्टर है वो 85% ऑफ द इन्वेस्टर इज़ फ्रॉम द अर्बन पॉपुलेशन, बड़े शहरों के बड़े लोग हैं। बट जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है, टियर 3, 4, 5 सिटी में, जहाँ पर इसकी सख्त ज़रूरत है कि जो 30,000, 40,000, 50,000 महीने कमा रहे हैं, वहाँ तक अभी ये प्रोडक्ट नहीं पहुँचा है। क्योंकि आज उन लोगों से आज भारत बना हुआ है जो 30,000, 40,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। उनका रूटीन तो चल जाता है, बच्चों की फीस हो गई, राशन पानी हो गया, घर का भाड़ा हो गया, EMI हो गया, वो सब चलता है। बट व्हेन इट कम्स टू देयर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि जो अगले 20 साल 30 साल के बाद जब बच्चे बड़े होने वाले हैं, तब उनका हायर एजुकेशन हो गया और बिटिया की शादी हो गई, तब थोड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इस वजह से है कि ये जो पूरी पिक्चर है उसका जो विलन है उसका चेहरा नहीं है, ही इज़ नॉट विजिबल। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट। कि आज वो ये समझता है कि मेरे बच्चे की शादी करानी है तो 3 लाख में हो जाएगी, और वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि आज 3 लाख में हो जाएगी, बट वो शादी 20 साल के बाद करानी है, तब इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आम जनता को के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमें लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं, डिप्रेशन के भी जो केसेस आ रहे हैं, डिवोर्स के भी जो केसेस आ रहे हैं, उसके मूल में अगर हम जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर कैपिटल, ये बस 3-4 कॉमन चीज़ें निकल के आएंगी। और कई बार हमने देखा है, अभी हमारे गुजरात में भी एक न्यूज़पेपर में आया था कि हस्बैंड वाइफ और 3 चिल्ड्रन उन्होंने सुसाइड कर दिया। एंड सुसाइड नोट में सिंपल लिखा था, इट वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस। बिटिया की शादी थी और वो कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है कि आपके पास कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, शॉर्ट टर्म में डालना हो, लॉन्ग टर्म में डालना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन ये दे सकता है। तो आप सब सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो। लाटकर जी ने बताया कि आप काफ़ी सालों से निवेश करते हो, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा होगा। तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ कि आप ये बात को फैलाइए। आप ऐसे 10 लोगों को बात कीजिए कि जिसने कभी म्यूचुअल फंड खरीदा नहीं है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में ये बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है कि हमें कौन सी स्कीम खरीदनी है, कब खरीदनी है, कब बेचनी है।
बट उसमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने बताया कि ये विलन जो है वो विजिबल नहीं है, वैसे ये कहानी में जो हीरो है वो भी विजिबल नहीं है। तो ये हीरो की हम बात करते हैं कि हीरो है कौन। उससे पहले मैं आपको एक दो स्टोरी बताता हूँ तो उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी जो है वॉरेन बफेट, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा 11 साल की उम्र में चालू की थी। आज उसकी उम्र है 94 ईयर्स एंड ही स्टार्टेड विथ 4 लाख रुपीज़, 4 लाख इंडियन रुपीज़ में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू की थी। और आज उनकी जो वेल्थ है वो 14 लाख करोड़ है। 14 लाख करोड़ इज़ द टुडेज वेल्थ। तो उनके बारे में काफ़ी पुस्तकें लिखी गई है, बट एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि बफेट साहब, जो आपके पास सब कुछ है, कुछ ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो आप नहीं खरीद सकते, आपका परिवार अच्छा है, तो मेरा सवाल ये है कि आपको लाइफ में कोई रिग्रेट है क्या? कोई दुख वाली बात है क्या? तो वॉरेन बफेट ने बोला कि हाँ, मेरे लाइफ में भी रिग्रेट है, और एक रिग्रेट है। वो रिग्रेट ये है कि मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट की जर्नी 11 साल से शुरू की थी एंड आई वेस्टेड माई 10 ईयर्स इन माई लाइफ। मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए। तो ये पढ़ के हमें समझ में आता है कि टाइम का ही महत्व है। टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला से, जो मैं तो 20 साल से एक ही स्लाइड यूज़ करता हूँ, मुझे पता नहीं था आज LED है, नहीं तो मैं आपको बताता। मैं एक ही स्लाइड यूज़ करता हूँ कि 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त ने एक ही दिन 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। 1 करोड़ रुपया सब तीनों ने एक करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। सेम फंड सेम दिन, तो एक ही फंड में किया, एक ही दिन किया, तो सबको रिटर्न भी सेम मिलेगा। ओके, आर यू ऑल विथ मी? तो सबको सेम रिटर्न मिलेगा। तो सबको 12% का रिटर्न मिला, तीन को। अभी पहला जो दोस्त था उसने क्या किया कि 10 साल के अंदर पैसा निकाल दिया, तो उसका पैसा हुआ 3 करोड़, 3 टाइम्स। 12% 10 ईयर 3 टाइम्स होता है। दूसरा जो दोस्त था उसने क्या किया, 20 साल के बाद पैसा निकाल दिया, तो उसको मिला 9 करोड़, 9 टाइम्स पैसा हुआ। और तीसरा जो दोस्त था, वो मुझे लगता है कि लाटकर साहब ही होंगे, जिसने 30 साल के बाद पैसा निकाला, तो उसको मिला 30 करोड़, 30 टाइम्स। सेम डे सेम रिटर्न, डिफरेंट अमाउंट। तो इसमें 12% महत्व है कि 30 साल का महत्व है? हेलो, आप बताएंगे जोर से? 30 साल का महत्व है। तो 30 ईयर इज इम्पॉर्टेंट। तो वॉरेन बफेट के केस में भी यही था। और दूसरी इसमें जो चीज़ विजिबल नहीं है वो ये है कि जब हमने देखा
कि पहले 10 साल में 3 करोड़, दूसरे 20 साल के अंदर 9 करोड़ और तीसरे मतलब 30 साल के अंदर 30 करोड़, तो आपका 2/3 ऑफ द पैसा जो है, 2/3, 30 करोड़ में से 9 करोड़ निकाल दो तो 1/3 निकल गया। 2/3 ऑफ जो पैसा जो है ना, वो लास्ट 10 साल में बना। पहले 20 साल में ओनली 1/3 ऑफ योर वेल्थ क्रिएटेड, बट योर 65% ऑफ द वेल्थ आपको लास्ट 10 साल में बनी। ये भी मैजिक है, अनबिलीवेबल, हिडन जादू ही है ये, और क्या है। इफ यू लुक एट इन केस ऑफ वॉरेन बफेट ऑल्सो, his majority of the wealth, his 67% of the wealth he created after his 65th birthday. उनकी 65वीं वर्षगांठ के बाद उसको वेल्थ क्रिएट हुआ। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, ही इज अ हीरो फॉर अस, इन्फ्लेशन इज अ विलन फॉर अस। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें बहुत पसंद है, और ये एक ही चीज़ पसंद है इन्वेस्टिंग के अंदर, कि आप लंबे समय तक इसमें रहना है। और बफेट जी तो क्या बोले कि आपको आलसी नहीं होना है, लेज़ी नहीं होना है लाइफ में। जब इन्वेस्टमेंट को समय देने की बात आए तो आप लेज़ी मत हो, आप सुपर लेज़ी हो जाओ, इतना समय दो तो आपका ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है भारत के लिए, वो गोल्डन पीरियड है। जो विकसित भारत 2047 का जो विज़न है, वो विज़न के अंदर हर इंडस्ट्री, मतलब आप टेक्सटाइल पकड़ लो, स्टील पकड़ लो, आईटी, टेलीकॉम, सीमेंट, सब सेक्टर से गवर्नमेंट ने बोला कि आपका विज़न स्टेटमेंट क्या है फॉर विकसित भारत 2047। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ये बात की, जो एमफी है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उनको बोला गया कि आप भी इसके ऊपर काम करें, हमें बताइए। तो जो 2047 विकसित भारत का एमफी का जो विज़न है, वो ये है कि बाय 2047 जो भी हमारे 6 करोड़ इन्वेस्टर है, वो 26 करोड़ इन्वेस्टर हो जाएंगे। और जो आज की मार्केट हमारी 80 लाख करोड़ की है, वो 2800 लाख करोड़ की मार्केट बाय 2047 होने वाली है। ये एमफी का अनुमान है, हमारा अनुमान तो ऐसा है कि इससे भी बढ़ेगा, बट ये नंबर आने वाले समय में होना है। तो हम जब बात करते हैं ना कि अपने को क्रिकेट खेलना है तो हमें अच्छी पिच चाहिए, हमें अच्छा ग्राउंड चाहिए, तब खेलने का कोई मज़ा ही और होता है। तो आपको आपका वेल्थ कंपाउंड करना है ना, तो इंडिया इज़ द प्लेस। इंडिया इज़ योर ग्राउंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड इज़ योर पिच। इतना ध्यान, आप इतना बढ़िया कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया में अगले 30 साल के अंदर हमें दिख रहा है कि लोग आएंगे, जो नहीं आएंगे तो पछताएंगे। इसमें कोई तीसरी कोई बात ही नहीं है। जब कहानी एफआईआई की बहुत चलती थी, कोई भी आपको अच्छी स्पीच देनी है तो आपको एफआईआई का इनफ्लो आउटफ्लो होना पता होना जरूरी था, वो एक समय था। आज उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड 30,000 करोड़ आज देता है मार्केट को, मोर देन व्हाट एफआईआई ब्रिंग्स टू इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो पहले होता ऐसा था कि कंपनी ने तो ग्रोथ किया, बट जो आम जनता है, भारत की जो जनता है,
उसे उसका मुनाफा नहीं मिला, उसे उसका बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि एफआई कमाता था। बिकॉज एफआई वो रिस्क लेता था, एफआई वो हिम्मत करता था, हम हिम्मत नहीं करते थे। तो आज ज़माना ऐसा आ गया है कि आज रिटेल इन्वेस्टर की हिम्मत आ गई है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है। उसे फेथ है इंडियन कंपनी पे, उसे फेथ है गवर्नेंस पे, उसे फेथ है इंडियन कंज्यूमराइजेशन पे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडिया इज़ द ओनली प्लेस। चाइना इज़ अ एजिंग, वो मतलब उम्र वाला एक वडील हो गया है, अभी यंग नहीं है वो। इंडिया इज़ यंग। आवर मेडन एज इज 27। मेडन एज 27 माने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 27। हमारा 35 साल से कम एज वाला 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन 35%। क्लियर? तो इससे बढ़िया कोई मार्केट हो ही नहीं सकती। यूएस को टैरिफ लाना है, यूएस को टैरिफ हटाना है, वो उसकी मर्जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लंबा। तो हम बनाएंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे और हम ही कंज्यूम करेंगे। अभी तक हम कंज्यूमर थे, अभी हम प्रोड्यूसर भी बनेंगे, कंज्यूमर भी बनेंगे। हमारी इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज है जिसमें वो ताकत है, एंड उसकी वजह से वी आर द टॉप परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड। एक्सेप्ट आप नास्डेक का 2-4 थोड़ा ऊपर नीचे का परफॉर्मेंस निकाल दो, वो आईटी की 2-4 कंपनी थोड़ा डेविएट कर देती है। टेक्निकली कोई सुनता है तो उसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि डॉलर एडजस्टेड रिटर्न में नास्डेक की 2 कंपनी निकाल के देख लेना, वर्ल्ड में हम सबसे बेस्ट है। तो पॉइंट ये है कि अभी आपका जो काम है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे लगाना है। और जो यंग जनरेशन है उनको क्या है कि उनको ये बेसिकली प्रोडक्ट जो है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है थोड़ा रनवे बड़ा चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल कि आज जो 19-20 साल के जो लड़के हैं या लड़की है, उनको हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि ट्रेडिशनली जो हम देखते आए हैं, हमारे ज़माने में भी जो हमने देखा है, वो ये देखा है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स। करेक्ट? जो हमको पैसा हमारे यहाँ इनकम है उसमें से हमने खर्चा कर दिया, जो बचा वो लाटकर साहब को दे दो, सिंपल। बट वो फॉर्मूला जो है ना, वो आउटडेटेड फॉर्मूला है। अभी नई फॉर्मूला जो है वो ये है कि इनकम माइनस सेविंग्स और जो बचता है उसका आप एक्सपेंस करो। आर यू विथ मी? यस। इससे होगा क्या कि नीड एंड वांट्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा। सो वेन एवर यू बाई समथिंग और आप खर्चा करेंगे तो आपको बस वो प्रोडक्ट के सामने टिक ही मारना है कि भाई ये नीड है कि वांट्स है। तो आप ऐसे एक एक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इतना खर्चा ऐसी चीज़ों पे करते हैं जो हमारी ज़रूरतें नहीं होती, और वो जो प्रोडक्ट है वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू की होती है, जो आने वाले समय में उसका दाम ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि ये खरीदना चाहिए कि ये नहीं कर, बट अगर ये थॉट प्रोसेस अगर हम इंडियन यूथ में लेके आवे, इंडियन यूथ ये समझने लगे द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि जब तक इंडियन इन्वेस्टर समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा।
तो मुझे लगता है कि हर इंडियन जब अपना खुद का वेल्थ कंपाउंडिंग की गेम में लगा देगा तो इंडियन इकोनॉमी कंपाउंड होने लगेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो निवेश है वो जितना आप ज़्यादा कर सकते हो इतना करो, जितना लंबा समय तक कर सकते हो इतना आपको करना चाहिए। और आने वाले 20-30 साल, जैसे 30 साल गुजरे वैसे हमारी एक आशा है कि जब हम देखते हैं कि 30 साल पहले जो म्यूचुअल फंड था उसका आज रिटर्न क्या है, तो वो रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, डबल डिजिट का रिटर्न है। बट एक तरफ आप इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट देखते हो तो आपको पता चलता है कि फंड ने रिटर्न दिया बट इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला। एंड वो जो गैप है दैट इज़ अ बिहेवियर गैप, इसे हम बिहेवियर गैप बोलते हैं। कि आज एक ट्रेन है, वो ट्रेन कोल्हापुर से निकल के पुणे तक जाती है। कोल्हापुर में 1000 लोग बैठते हैं पूना जाने के लिए, बट जब पूना ट्रेन पहुंचती है तो वहाँ पे 5 ही लोग उतरते हैं, बाकी के सब पैसेंजर बीच में उतर गए। क्यों उतर गए? किसी ने बोला ट्रेन में बॉम्ब है तो चलो लोग उतर गए। किसी ने बोला कि ये ट्रेन अभी पूना नहीं जा रही है, ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। श्री राम जी बोल रहे थे, मेरे को मराठी समझ में नहीं आता, बट वो कुछ रिफ़र कर रहे थे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा भरोसा मत करो। तो सोशल मीडिया पे भरोसा करेंगे तो हम वो ट्रेन में से उतर जाएंगे। तो ये कहानी है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जो और आपने गोल सेट किया, एक कस्टमर साहब ने भी बताया कि हम गोल बेस्ड प्लानिंग करें। तो गोल बेस्ड प्लानिंग इज़ व्हाट? गोल इज़ टू रीच टू गोवा, टू पूना। कोल्हापुर से निकलना है, पूना पहुंचना है। वो जो एटीट्यूड है वो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में लाना है। और सबसे बड़ी ये जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है उसमें हमें लगता है कि जो बिहेवियर मैनेजमेंट का जो काम है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही कर सकता है। कोई भी ऐप से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा फंड बेस्ड है, लास्ट 10 साल का रिटर्न क्या, 5 साल का रिटर्न क्या, ऑपरेशनली है, UI UX अच्छा बना दिया है, सब कुछ है। बट जनरली हमने लास्ट 30 साल के अंदर देखा कि जब समय खराब होता है, जैसे कोविड का हो गया, कोई वॉर हो गई, तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे जाएगा, 20-30% नेगेटिव रिटर्न भी आएंगे। एंड वो टाइम पे हमने देखा कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो ये है कि जिसके डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके पास जाके उसका हाथ थामा कि ये समय भी निकल जाएगा, तू टिके रहे, तू इन्वेस्टेड रहे, मैं तेरे साथ हूँ। और जब हमने देखा कि बहुत अच्छा समय आता है तब आपके पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न दिखता है 30%, 40%, 50%, तब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इन्वेस्टर को मिलते हैं कि ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये रिटर्न भी निकल जाने वाला है। तो तेरे को कुल मिला के जो कंपनी में ग्रोथ आएगा वही तेरे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्शन आएगा। 12 से 15% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, सब्जेक्ट टू 7-8% आपका इन्फ्लेशन रहेगा। तो रियल रिटर्न पाने के लिए दिस इज़ द ओनली एसेट क्लास। एंड लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो काफ़ी लोगों का कंज्यूमर का कन्फ्यूज़न रहता है कि गोल्ड खरीदूँ, सिल्वर खरीदूँ, इक्विटी खरीदूँ, बैंक डिपॉजिट सबसे सेफ है, अभी तो वॉर होने वाला है तो सब डूब जाएगा, बैंक ही बचेगा। तो लास्ट 40 साल का स्टडी है कि जहाँ पे बताया गया है कि सिल्वर, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट से भी ज़्यादा जो रियल रिटर्न जो है वो सेंसेक्स ने दिया है, वो मार्केट ने दिया है, वो शेयर बाज़ार ने दिया है। और हमारा जो निवेश होता है, वो जो फंड होते हैं वो सेंसेक्स को 2-3% से बीट करने की अपेक्षा से वो लोग अपना फंड को
मैनेज करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ कि डिपेंडिंग अपॉन योर कैश फ्लो, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका कैश फ्लो कैसे आता है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है कि SIP अच्छा है। SIP ऐसा नहीं है, SIP तो एक व्हीकल है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैश फ्लो कि आपका रेगुलर अगर इनकम है तो आप SIP कीजिए, तो हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट होते रहेगा और आपका कोई बड़ा अमाउंट आने वाला है हाथ में तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप आपका डिस्ट्रीब्यूटर का एडवाइस ले सकते हो। बट मोटा मोटी मेरा मैसेज एक ही है कि जो इनविजिबल विलन है इन्फ्लेशन, उसको मारने के लिए हमें इक्विटी का कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, तभी ये रियल रिटर्न हम ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा तो काम ही ये है, और हम तो थोड़े बायस भी हो जाएंगे, बट अगेन एक ही चीज़ करेंगे कि हमें भगवान का हम आभार मानेंगे कि हमको ये काम में जोड़ा। हमें लगता है कि ये किसी की ज़िंदगी बदल देने वाला काम है, तो उस काम में हमको सिलेक्ट किया। जो भी कुछ अभी 60-70 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर है 140 करोड़ की जनता में, उसका जब यादी बना तो हमारा नाम भगवान ने लिखा, इसलिए हम भगवान का आभारी है। और आने वाले समय में लाटकर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ से हमारी बात चालू हुई थी, मेरे को भी उसमें इंटरेस्ट है, उनका IPO आए और हमें सूरत में पता ना चले, तो आप हमें थोड़ा बता देना कि लाटकर साहब कुछ IPO ला रहे हैं, तो हम भी जुड़ जाएंगे। तो फाइनली म्यूचुअल फंड सही है, बट डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूरी है। हरे कृष्णा।